अमेरिका को बैक बाय इजराइल किसी ने नहीं रोका था 40 दिन तक कि कहां बमबारी करे, कितनी इंटेंसिटी से करे, कितना केयरफुल रहे, कितनी एहतियात करे। 150 बच्चियां भी शहीद कर दी गई थी। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के जो स्टेमिना कह लें या वॉर फाइटिंग के जो स्ट्रेंथ है उसकी लिमिट है। फिर आपको लेटर ऑफ इंटेंट साइन होता नजर आता है, मुज़ाकरात आगे होते नजर आते हैं। लोगों को बता सके कि हम जीते, और खास तौर पर ईरान में जो वो अपोजिशन ना भूलें जो नवंबर दिसंबर में अपराइजिंग हुई थी, तो उनको भी दिखाना है कि हमने क्या कुछ जीता है। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ पे वो टोल लगाना चाहते हैं। अमेरिका चाहता है प्री वॉर पोजीशन पे आए, ईरान नहीं चाहता। न्यूक्लियर रिच मटेरियल है। वो अपने आप को याद कराते रहते होंगे कि जब हमने 8 टन हवाले किया था तो फिर हम सिक्योर हो गए थे। प्राइम मिनिस्टर चाइना जा रहे हैं, बड़ी हाइप है, 75 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए जा रहे हैं। कहते हैं कुछ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में नई शिफ्ट आ रही है, वो क्या है? हंड्रेड्स ऑफ मॉडिफिकेशन चाइना को सजेस्ट की थी। क्यों? क्योंकि हम अमेरिकन जहाज उड़ा रहे थे उस वक्त। हम अगली जो वर्जन निकल रही है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की अपग्रेडेशन की, उससे भी मॉडर्नाइजेशन है, चाइना हेल्प कर सकता है। बिग नंबर 42 अगर जहाज ईरान ने गिराए हैं। नेक्स्ट फेज के लिए अमेरिका अपनी जो एयर सुपर पावर है उसको सोचता होगा कि मेरे 42 जहाज तो पहले गिरा दिए। अमेरिका के कोई 6,500 के करीब जहाज है। ये 40 जहाजों से उसको नंबर वाइज फर्क नहीं पड़ता। जब हमने अभिनंदन को यहाँ शूट किया था तो इंडिया ने अपना एक हेलीकॉप्टर शूट डाउन कर लिया था, वो फ्रेंडली फायर था। GCC कंट्रीज अपनी नेक्स्ट वॉर में एयर स्पेस और एयर बेसेस अमेरिका को नहीं देते, फिर भी ईरान उनको हिट करेगा। अगर वो सऊदी अरब पर हमला करेंगे तो हमें रिस्पॉन्ड बैक करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। इस वक्त 2-3 मौजूआत पर इनसे आज बात करनी है। पहले ईरान पे बात करेंगे, फिर चाइना की बहुत बात हो रही है, चाइना पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चिश्ती साहब। वालेकुम सलाम जमील साहब, आपको भी, आपके व्यूअर्स को भी। 2 सिनेरियो हैं ईरान के। एक सिनेरियो, एक कुछ लोग कह रहे हैं कि लेटर ऑफ इंटेंट साइन हो जाएगा, हमारे आर्मी चीफ चले जाएंगे, लेकिन वो जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ अभी उनके जाने का कोई प्लान सामने नहीं आया और डिले है उनके जाने में। वैसे तो था कि कल चले जाएंगे, फिर आज भी। और कुछ खबरें हैं कि कोई अभी डिफरेंसेस मौजूद हैं जिसकी वजह से वो नहीं जा रहे हैं। मोहसिन नकवी वहां पर है। अगर ये डील नहीं होती तो फिर जंग दोबारा होगी। दोनों सिनेरियो जरा हमारे सामने रख के एक्सप्लेन करें। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, जंग का जो शुरू कर लेना तो कभी भी डाउट में नहीं होता। असल मसला होता है कि जंग को खत्म कैसे करना है। मई 2025 में हिंदुस्तान ने जंग शुरू कर दी थी। अभी जब मार के हक गुजरा तो बहुत सारे चैनल पे मुझसे पूछा गया कि हिंदुस्तान दोबारा प्लानिंग कर सकता है हमला करने की। मैंने कहा बिल्कुल कर सकता है। उन्होंने कहा फिर हमला हो सकता है, मैंने कहा हो सकता है। मैंने कहा हमले पे होने पे भी कोई पाबंदी नहीं है। तो मैंने आगे से जवाब दिया था कि मसला हिंदुस्तान के लिए ये होना चाहिए कि फिर हमारे जवाब देने में भी कोई पाबंदी नहीं है। एक्चुअल मैटर ये करता है जब, मुजम्मिल साहब आप अपने तजर्बे से एग्री करेंगे कि देखिए, जब आप हमला करते हैं तो बहुत ज्यादा एडवांटेजेस आपके हाथ में होते हैं। इनिशिएटिव होता है, टाइमिंग होता है, शॉक सरप्राइज होता है, चूजिंग ऑफ द वेपन्स होता है, इंटेंसिटी होती है, टाइमिंग होते हैं कि दिन सरप्राइज शॉक इफेक्ट होता है। ये मैं कई दफा बात कर चुका हूँ। जब इतना कुछ आपके पास हो तो फिर आपने जो वॉर ट्रॉफी है वो आप पर लाजिम हो जाती है ऑलमोस्ट, कि आपने फिर इतने एडवांटेजेस के साथ लूज कैसे कर दी। और पर अगर आप सुपर पावर हो और पीछे इसराइल भी हो तो फिर तो और ज्यादा ऑब्लिगेटरी हो जाता है। तो ये इस वक्त जो हमला करना कोई अचंभे की भी बात नहीं है, अनयूजुअल नहीं है कि दोबारा हो सकता है, हो सकता है। हाँ, अगला सवाल मुझसे आप पूछें कि अगर हो सकता है तो वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो 3 महीने पहले नहीं अचीव हुए थे वो अब हो सकते हैं। मैं कहूंगा पॉसिबली नहीं हो सकता। मेरा तजिया ये होगा कि नहीं हो सकते। उसकी वजह ये है कि अमेरिका को बैक बाय इजराइल किसी ने नहीं रोका था 40 दिन तक कि कहां बमबारी करे, कितनी इंटेंसिटी से करे, कितना केयरफुल रहे, कितनी एहतियात करे। 150 बच्चियां भी शहीद कर दी गई थी। अब इंटेंसिटी की मैं बात करूं तो वॉर ऑब्जेक्टिव हमेशा ड्रॉ करने जरूरी होते हैं जब आप अनलीश करते हैं अटैक को। तो अगर अमेरिका कर भी देता है शुरू, तो फिर टेक होम क्या होगा? खुदा ना खास्ता 40 दिन और जंग चलती है तो रेशो यही रहनी है। हम यही डिबेट कर, ये नहीं होगा खुदा ना खास्ता ईरान क्रिपल हो चुका होगा, रिजीम बदली हो चुकी होगी, अमेरिकन फुट ऑन ग्राउंड हो नहीं चुके नहीं, होंगे, न्यूक्लियर डिशन उठा लिया गया होगा। तो ऐसा नहीं लगता कुछ। सब वो कह रहे हैं कि अब हम सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया, अब वो कहते हैं हम सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट्स, ऑयल फैसिलिटीज, आइलैंड्स, सारी कम्युनिकेशन, रोड्स, ब्रिजेस, पावर्स, पानी के प्लांट, सब कुछ उड़ा देंगे। तो वो तो कैटास्ट्रॉफी हो जाएगी ना, वो तो फिर ईरान की मुकम्मल तबाही हो जाएगी। उसके बाद ईरान के पीछे क्या रह जाएगा? इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के जो स्टेमिना कह लें या वॉर फाइटिंग के जो स्ट्रेंथ है उसकी लिमिट है।
उन्होंने जाहिर है अभी तक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है, लिमिटेड सा बाकी जगहों पे अटैक किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए इस वक्त फिर वही प्राइस ईरान क्या इंपोज कर सकता है? मैं पहले भी शायद आपके प्रोग्राम में एक दफा कहा था कि 700 से ज्यादा वाटर डिसैलिनेशन प्लांट हैं ओमान के लॉन्ग कोस्ट, ईरान की कोस्ट के ऑपोजिट, 700 प्लस। वो किसके हैं? यही यूएई है, कतर है, बहरीन है, सऊदी अरब है, इनका पानी उसी समंदर से साफ होकर इन मुल्कों में जाता है। उनके ना सिर्फ वाटर डिसलिनेशन प्लांट है, वो स्टैंड अलोन पावर स्टेशन भी है, क्योंकि पावर चल पंप आउट करेगा पानी, फिर पंप इन करेगा इनटू दोज कंट्रीज। तो इस वक्त जो तकरीबन यूएई के पास सिर्फ 40 एक दिन का स्टॉक होता है एवरेज, उन्होंने स्टोरेज इस तरह की बनाई हुई है। सऊदी अरब और तमाम ममालिक की जो डिपेंडेंसी है वो 70 से 95% तक है इस समंदर के पानी पर। अगर 70 से 95% है तो सैड पार्ट ये है कि उनके पास स्टोरेज की कैपेसिटी 4 से 7 दिन है। तो जरा विजुलाइज करें, मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा, लेकिन अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिविलियन वाला खुल जाता है कि जी हमने मारने हैं, तो फिर आपका मतलब है कि ईरान की लिबर्टी ऑफ एक्शन भी आपने खोल दी। ईरान वो तो नहीं करेगा कि अमेरिका का पानी जाके रोक देगा या अमेरिका की बिजली उड़ा देगा, वो तो उसके पास जो प्रोहिबिटिव कॉस्ट नियर बाय आएगी, जैसे 40 दिन की जंग में उसने किया, वो डिसलिनेशन को हिट करना शुरू कर देगा। फिर इंटरनेट की केबल ना भूलें। इंटरनेट की केबल सिर्फ किसको इफेक्ट करती है? सिर्फ कोई तेल को तो नहीं इफेक्ट करती, वो तो तमाम जापान का और सारे जो ईस्ट है, इंडिया है, एशिया है, उस तरफ सारों को इंटरनेट ब्लॉक कर देगा। बैंकिंग कहाँ चली जाएगी? वो कैटास्ट्रॉफिक ऐसा मंजर होगा कि अगर ये ऐसा हो जाता है तो वो तो कहीं ज्यादा तबाहकुन होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि इट इज कॉस्ट वर्सेस कॉस्ट, प्राइस वर्सेस प्राइस, पेन वर्सेस पेन, कौन किसको ज्यादा कॉस्ट करता है? वो अमेरिका ने देखना है कि आया वो खुद डायरेक्ट ना ले, लेकिन वो अफोर्ड कर सकता है कि इतनी ज्यादा जो हिटिंग ईरान अगर कर दे, तो फिर जो उनके इत्तेहादी हैं, उनके दोस्त हैं, दुनिया का कारोबार है, तेल प्राइसेस तो लोग शायद भूल जाएंगे, फिर कुछ और बढ़ जाएगा बात। तो फिर आपको लगता है कि दोबारा जंग नहीं होगी? ऑप्टिकली हो सकती है। ऑप्टिकली मैं ये कह रहा हूं कि मीडिया को चलाने के लिए, टिकर चलाने के लिए, और ये बताने के लिए, एक सेंस ऑफ प्राइड लेने के लिए, हमने तबाही मचा दी है, हमने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को दबो दिया है, उसी को समंदर में ऑब्लिटरेट कर दिया है, सारे मटेरियल को, अब खत्म हो गया, इट्स ए हिस्ट्री, हमने इतनी मैसिव स्ट्राइक की है। इस तरह की एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये कहना कि हम दोबारा सस्टेन करके इनको तौबा करवाएंगे, अपने वही ऑब्जेक्टिव जो 40 दिन पहले अचीव नहीं हुए थे वो अब करके दिखाएंगे, वो नहीं, मेरा तज्जिया कहता है कि नहीं, वो नहीं पॉसिबल। तो आपका मतलब कोई शॉर्ट किस्म की एक स्ट्राइक्स किसी वो नथन पे या कहीं के जी हमने उनके यूरेनियम पे स्ट्राइक करके खत्म कर दिया और वो अपनी ट्रॉफी खुद ही बना कर ले जाए, ऐसा कुछ कर ले? ये वैसे ही है जैसे उन्होंने कहा था रिजीम चेंज तो हो गई है, तो फिर आप क्या, कौन क्वेश्चन करता है कि रिजीम चेंज नहीं हुई? वो समझते हैं रिजीम चेंज हो गई। रिजीम चेंज होगी तो उनके खिलाफ लड़ कौन रहा है? स्टेट ऑफ हॉर्मस किसने बंद की हुई है? मुज़ाकरात क्यों 3 महीने, 2 महीने हो गए, 2.5 महीने, मुज़ाकरात क्यों नहीं कंक्लूड हो पा रहे अगर रिजीम चेंज हो रही है? इनको तो उन्होंने कहा था ये अच्छे लोग हैं, ये तो समझदार लोग हैं जो रिजीम नहीं आई है, तो फिर वो समझ क्यों नहीं पा रहे बात की? तो ये जैसे मैंने अर्ज किया कि उन्होंने ही पहले कहा था कि ये रिजीम भी चेंज हो गई है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एयरफोर्स भी खत्म हो गई है, नेवी भी खत्म हो गई है। अगर एयरफोर्स नेवी किसी मुल्क की खत्म हो जाए तो स्टेट ऑफ हॉर्मस आप एक दिन भी बंद नहीं रख सकते, तो वो बंद किया हुआ है उन्होंने। तो वो एक लंबी डिबेट हो जाएगी। बिल्कुल मैं यही मानना है कि ऑप्टिकली या एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए या हेडलाइंस और टिकर चलाने के लिए पॉसिबिलिटी है, और फिर हम और आप बैठ के डिबेट्स करेंगे कौन जीता कौन हारा, वो एक पॉसिबिलिटी है। फिर आपको लेटर ऑफ इंटेंट साइन होता नजर आता है, मुज़ाकरात आगे होते नजर आते हैं? लॉजिकल यही बात होगा। बस आप देखिए, मोर ऑफ टेक होम सिर्फ का मसला आ रहा है, मोर हम्म। ऑफ लुक लाइक अ विक्ट्री किस दोनों साइडें चाहती हैं। लड़ने का स्टेमिना मैं दोनों तरफ कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका हमला करेगा तो ईरान बहुत ज्यादा जनाब स्ट्रांग हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं कि 70% उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाइडिंग है, मिसाइल बैटरीज हैं, उनके लॉन्चर्स हैं, वो रिकवर कर लिए हैं। ये जाहिर है बहुत टाइम था उनके पास, और सबसे ज्यादा उनको इंडिजिनाइजेशन पे एतमाद है, क्योंकि वो तो बनाते ही लोकल है, उन्होंने कोई इंपोर्ट जहाजों से तो करना नहीं था, तो उन्होंने वो रिकवर कर लिया हुआ है। तो हिट बैक करने की कैपेसिटी बेशक अभी भी ईरान की सस्टेन्ड हो, लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तबाह चुका है, महंगाई बहुत हो चुकी है, लिविंग बड़ी मुश्किल हुई है, जॉब्स खत्म हुई हुई है, तो वो उनको भी चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, वो ऐसी कोई विक्ट्री चाह रहे हैं जो अपने लोगों को बता सके कि हम जीते, और खास तौर पर ईरान में जो वो अपोजिशन ना भूलें जो नवंबर दिसंबर में अपराइजिंग हुई थी, तो उनको भी दिखाना है कि हमने क्या कुछ जीता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट की पूरी पॉलिटिकल करियर अपना भी और उनकी पार्टी का भी दांव पर लगा हुआ है कि उन्होंने भी एक वॉर ट्रॉफी दिखानी है कि वॉर ऑफ चॉइस में जाकर आपने टेक होम क्या किया है। तो वो आई थिंक सो, दोनों चीजें, दोनों ऑप्टिक्स का इस वक्त मुकाबला चल रहा है, लेस ऑफ मिलिट्री के कौन कितना कितनी डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। वो बिल्कुल कार्ड्स पे है, दोनों तरफ से अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, दोनों तरफ से चैलेंजेस हैं। पर दोनों तरफ की देखें ना, लिमिटेड स्टेट ऑफ हॉर्मस पे वो टोल लगाना चाहते हैं, अमेरिका चाहता है प्री वॉर पोजीशन पे आए, ईरान नहीं चाहता।
वो कहते हैं यूरेनियम हमें दे दो, वो देने को तैयार नहीं है। ये दो इश्यूज तो नहीं सेटल हो रहे। देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तो दुनिया ने खुद ईरान को याद करा दिया। आज से कुछ तकरीबन 3 महीने पहले, 3.5 महीने पहले तो ईरान को नहीं आइडिया होगा कि इतनी इफेक्टिवली बंद कर देगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। मेरा ख्याल है किसी को भी नहीं अंदाजा था। थ्रेट तक हम सुनते थे। बहुत सारे लोग कहते थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अमेरिका शिप्स डुबो देगा। तो मैं पिछली जंग में, जब जून 2025 में लोगों ने कहा कि वो बहरी जहाज आके खड़े करेगा, अमेरिका एयर स्ट्राइक से डुबो देगा, ईरान के पास तो एयरफोर्स है कोई नहीं, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि शिप्स खड़े करके, ये कोई सड़क नहीं है कि आप 4 ट्रक या टैंकर खड़े कर दे तो सड़क ब्लॉक कर दे। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ किसी मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये माइंस होंगी, ये सब सबमरीन्स उनकी छोटी छोटी हैं वो होंगी, उनकी सुइसाइड बोट्स हैं अंडर वाटर वो होंगी। तो मैंने उस वक्त भी कहा था। आज भी देख लें, उसी के डर की वजह से अमेरिकन प्रेसिडेंट की एश्योरेंस भी हुई कि हम प्रोटेक्ट करेंगे। आपको याद होगा जो ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ था तो उन्होंने कहा था कि हम प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा हम इंश्योरेंस भी देंगे उन कंपनियों को जो लाने की हिम्मत करेंगी। तो मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ना किसी ने एश्योरेंस मांगी मानी और ना इंश्योरेंस मानी किसी। तो इसका मतलब है इसका, तो वो अपनी ही जो एसिमेट्रिक वॉर है उसके जरिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद की हुई है उन्होंने। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ भी उन्होंने एक पहली दफा मैनिफेस्ट किया। एक और जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो है न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम। और आपके यंगस्टर्स व्यूअर को, आई एम श्योर आपके बड़े फॉलोअर्स हैं यंग्स जिनको मैं मिलता हूँ। देखिए, ये ज़हन में रखिएगा, बच्चों को याद कराना चाहिए हमें, खासतौर पे स्टूडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स को, कि जब जेसीपीओए हुआ था 2015 में, वो तो अलग हिस्ट्री है कि जेसीपीओ क्या हुआ, और 18 में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसको डम कर दिया दोबारा। जब हुआ था तो एज पर द एग्रीमेंट ईरान ने 8 टन इनरिच्ड न्यूक्लियर रूस के हवाले किया। 8 टन थ्रू कैस्पियन सी, एज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। 8 टन को अगर डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें 440 ग्राम से, तो ये तकरीबन 18 गुना ज्यादा उस वक्त दिया था उन्होंने। अब तो 18 टाइम्स लेस है 440 किलोग्राम जिसकी बात कर रहे हैं। तो ईरान की हुकूमत को यह क्लियर है कि एक उनके पास दो ट्रम्प कार्ड है सिर्फ। लिटिल सेंस में एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, और सबसे ज्यादा मीनिंगफुल है जो न्यूक्लियर रिच मटेरियल है। और उनको ये याद दिलाता रहता है, वो अपने आप को याद कराते रहते होंगे कि जब हमने 8 टन हवाले किया था तो फिर हम सिक्योर हो गए थे। जवाब है नहीं हुए थे। जब हमले 1 साल के अंदर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 2 हमले कर दिए उनके ऊपर। तो उनको ये याद है कि ये आखिरी लीवरेज है, अगर 440 ग्राम हमने दे दिया, उसके बाद किस चीज पे करेंगे वो लीवरेज। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तो किसी ना किसी तरीके से खुलनी ही है। वो अननेचुरल है कि आप लाइफ टाइम उसको ब्लॉक कर दें और परमानेंट मान ले दुनिया, और या टैक्स देना शुरू कर दे, वो नेचुरल नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाद न्यूक्लियर रिच जो मटेरियल है वो एक बार्गेनिंग चिप है ईरान के पास, और उसको पता है कि 8 टन देने के बाद कुछ नहीं हुआ था, 440 देने के बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक ये दो इश्यूज हैं जो ईरानियों को सेंसिटिविटी पता है। अच्छा, आप जरा चाइना पे आ जाएं। प्राइम मिनिस्टर चाइना जा रहे हैं, बड़ी हाई पैक 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बड़ी दोनों तरफ एंथुसिज्म है। चाइनीज प्रेसिडेंट का भी बयान आया है, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का भी बयान आया है, इधर भी बहुत तकरीब हुई है। ये जो 3 दिन का दौरा है, इसमें आप क्या देख रहे हैं? पाक चाइना स्ट्रेटेजिक कहते हैं, कुछ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में नई शिफ्ट आ रही है, वो क्या है? देखिए, हमारा तो पहले भी स्ट्रेटेजिक ही रहा है रिलेशनशिप। उसकी वजह यह है कि हम एक स्टेबलाइजिंग फोर्स हैं एज ए चाइनाज फ्रेंड इस पूरे एरिया के अंदर। आपने देखा, हम्म। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान कमजोर होता है तो वो चाइना का कॉम्प्रोमाइज होता है, अपना नेशनल इंटरेस्ट भी। तो मैं हमेशा कहता हूं मुजम्मिल साहब कि कोई भी मुल्क जो कन्वर्ज करते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो, टैक्टिकल हो, ट्रेड हो, इकोनॉमी हो, वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट में कन्वर्जेंस होती है तो वो करते हैं। एक हम्म। बात ये, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक रिवाइवल ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगा। न्यू फाउंड रियलिज्म हमने भी चाइना को पेश किया अपनी रेलेवेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2025 में हमने जो परफॉर्मेंस दिखाई मई में, तो हमने एक न्यू फाउंड अपनी ग्लोबल रेलेवेंस चाइना के सामने जाहिर है दोबारा रिवाइव कर सकते हैं हम, कि हम अब कितने ज्यादा रेलेवेंट है एज कम्पेयर टू 13 महीने पहले जो थे हम। उस वक्त दुनिया समझती थी, और खासतौर पर इंडिया तो ये समझता था ना, कि हम लेस रेलेवेंट है दुनिया की ग्लोबल पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में, हम्म। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन के अंदर, और इस रीजन के अंदर तो हमारा कोई रोल उस तरह नहीं माना जाता था। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अब साबित किया है। अब ये न्यू फाउंड जो ग्राउंड्स हैं उस पर एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अल्लाह करे कि खासतौर पर सी पैक पर इफेक्टिवली काम हो, बिकॉज मैं जितना पढ़ता हूँ दुनिया में बहुत सारे लोग और मुल्क ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि सी पैक कामयाब हो। चाइना यहाँ हमारे साथ क्लोज कोलैबोरेशन करे, एक ऑल्टरनेट पोर्ट के तौर पर हमारा गवादर आ जाए। आप भी समझते हैं मैं किन की तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो ये बहुत सारे प्लेयर इंटरनेशनल हैं जो नहीं चाहते, तो ये बहुत अच्छा होगा। हमने आज नहीं, आप मुझे कहेंगे तो मैं पूरी 70 साल हिस्ट्री बता दूंगा कि कितनी ज्यादा कोलैबोरेशन रही चाइना की, और हमने भी चाइना का उस वक्त साथ दिया जब चाइना नोवेयर क्लोज टू अ सिंपल पावर था। एक सुपर पावर या इकोनॉमिक जाइंट होना तो बिल्कुल और चीज है।
ये 60s 70s में हम जब चाइना एक सिंपल ग्रोइंग मुल्क था, बल्कि डेवलपिंग भी नहीं कह सकते उसको, अंडर डेवलप से डेवलपिंग की तरफ जा रहा था, तो उस वक्त हमने इसको अपने किया था। लेकिन ओवर द इयर्स क्योंकि चाइना बहुत आगे निकल गया, फिर उसने बहुत पैटर्नेज की, मिलिट्री में भी, इकोनॉमी में भी, बिजनेस के अंदर भी, और जाहिर है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, बहुत सारी चीजों में हेल्प की है। तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो ऑलरेडी हैं हम। सिर्फ उसको री करना चाहिए हमें, और न्यू फाउंड, जिसको मैंने कहा, होराइजन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अब तो हम कुछ और मुल्कों के साथ डिफेंस पैक्ट भी कर रहे हैं, जैसे सऊदी अरब के साथ किया, बात हो रही है, कोई टर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान मिल के भी कोई एक स्ट्रेटेजिक। तो आप उसमें अब हमारे पास चूंकि सारी चाइनीज टेक्नोलॉजी है, अभी हमने JF-17 भेजा भी है सऊदी अरब, तो आप देखते हैं कि हम कोई J-35 या हम मजीद कोई इसको, आप हमारी जो ये डिफेंस कॉपरेशन है इस दौरे के दौरान बढ़ेगी, क्योंकि हमारी शायद डिफेंस जरूरियात बढ़ रही हैं, हमने और जगह भी चीजें अब प्लेस करनी है, फिर हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। देखिए, ये हमने पाकिस्तान की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी रही है, स्पेशली डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कहें। देखें, जब हमारे पास चॉइस कोई नहीं था तो हमारी चाइना से बहुत डिपेंडेंसी थी। जब हमारे 1965 से पहले हम सेंटो सीटो के मेंबर थे, अमेरिका की हमें बहुत अच्छी सपोर्ट थी, हमें F-86 फाइटर जहाज मिले, B-57 बॉम्बर मिले, F-104 जहाज मिले। लेकिन यूं ही 65 की जंग बंद हुई तो हमारे स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए गए। तो चाइना पहला मुल्क था 1966 में जिसने हमें F-6 फाइटर दिया था, टू कंपनसेट हमारी एयर डिफेंस को। उसके बाद 1966 से ऑलमोस्ट 40-50 साल तक वो जहाज हमारी सर्विस में रहा। मेरे अपने 1,000 फाइटर उस जहाज पर घंटे हैं मैंने फ्लाइंग किए। तो मैं बता सकता हूँ कि हमने उस जमाने में हंड्रेड्स ऑफ मॉडिफिकेशन चाइना को सजेस्ट की थी। क्यों? क्योंकि हम अमेरिकन जहाज उड़ा रहे थे उस वक्त। तो हमें पता था कि फर्स्ट वर्ल्ड का जो बेस्ट जहाज होता है उसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं, मॉडर्नाइजेशन कैसे है। तो चाइना ने इंप्रूव किया था हमारी इनपुट पर। फिर 66 के बाद हमने राजेस लिए, 68 के अंदर फ्रांस से लिए, फिर हमने और ज्यादा इनपुट देने की पोजीशन में हो गए, फ्रेंच एंड अमेरिकन टेक्नोलॉजी के बारे में चाइनीज को एडवाइस। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल सपोर्ट एंड केयर का रिलेशनशिप रहा है। आज हमने डिवर्सिफाई करना है, क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इंडस्ट्री जो डिफेंस की है, ड्रोन्स की है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की है, साइबर है, नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क है, हमने इतनी ज्यादा डेवलप कर ली है कि हम इस वक्त दुनिया के, मेरा ख्याल अगर मुसलमान मुल्कों में तो दो ही मुल्क है जो इंडस्ट्री डिफेंस की यहां तक ले गए, एक टर्की है और एक हम पाकिस्तान है। बाकी अदरवाइज इकोनॉमिकली बेहतर होंगे, लेकिन हमने सबसे ज्यादा डिफेंस में काम किया। और पाकिस्तान की बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि तुर्की को भी, इजिप्ट को भी, पाकिस्तान है, सऊदीया भी शामिल होता है। तो हर एक अपनी अपनी स्ट्रेंथ लेकर आए ताकि हम कंट्रीब्यूट कर सकें। जो आप डाइवर्सिफिकेशन कह रहे हैं, जाहिर है हमारे पास स्किल है, टेक्नोलॉजी है, हमारे टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स बहुत ट्रेंड हैं, और सबसे बढ़कर एक वॉर टेस्टेड आर्म फोर्सेज है। तो फिर आप क्या देखते हैं आगे? बहुत सारे लोग कि हम चाइना से मजीद क्या डिफेंस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में ला सकते हैं, किन जगहों पे चांस है ज्यादा? देखिए, बहुत डाइवर्सिफाइड है। फाइटर जहाज एडवांस सामान ले सकते हैं हम उनसे, आने वाले वक्तों में मिसाइल ले सकते हैं जो नए उन्होंने PL-17 और दूसरे एडवांस किए हैं। हमारी और ज्यादा हम ग्रेजुअली JF-17 थंडर को पूरा ट्रांसफर कर सकते हैं कि पाकिस्तान इंडिपेंडेंटली बनाना शुरू कर दे और चाइना पे आहिस्ता आहिस्ता डिपेंडेंसी कम हो जाए। हम अगली जो वर्जन निकल रही है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की अपग्रेडेशन की, उससे भी मॉडर्नाइजेशन है, चाइना हेल्प कर सकता है। तो हमारी चाइना पर जो डिपेंडेंसी कह लें या चाइना की सपोर्ट से हम अभी फारिग नहीं हुए कि भाई हम भी डन एंड ऑब्वियसली इट्स क्लोज। हमें तो कंटिन्यू करना है, क्योंकि चाइना तो कंटिन्यूसली डेवलप भी कर रहा है, और बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, कंप्यूटराइजेशन है, रोबोट्स हैं, अनमैन्ड ड्रोन्स एंड व्हीकल्स हो सकते हैं। तो चाइना बहुत मदद कर सकता है अभी भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम भी पिछले 50-60 सालों के अंदर हमने, खास तौर पर 4 सालों का तो मैं पाक के ज्यादा विटनेस हूँ, हमने बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया अपनी एयरफोर्स को। और इनमें वो बहुत ज्यादा अभी भी हम डिपेंडेंसी रख भी सकते हैं, और बल्कि हम एक ब्रिज बन सकते हैं बिटवीन चाइनीज टेक्नोलॉजी एंड द वेस्ट। जैसे JF-17 थंडर एक केस इन पॉइंट है कि हमने एक्सपोर्ट भी करना शुरू किया है, ऑब्वियसली विद द सपोर्ट ऑफ चाइना बिल्ड किया था, और आज हम खुद इस काबिल हो गए हैं कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल, मुझे पता है आप तब तक सवालों के जवाब नहीं देते जब तक आपकी अपनी रिसर्च मुकम्मल ना हो जाए, एंड यू आप बिल्कुल रिसर्च। लेकिन देखें, दुनिया बहुत पूछती है, मुझे बहुत लोगों ने सवाल भेजा भी कि US सेनेट में ये बात उन्होंने कन्फेस की है कि उनके 42 जहाज ईरान ने तबाह किए हैं, और उसकी डिटेल्स भी उन्होंने दी हैं कि कौन कौन सा जहाज, आपको मैंने शेयर की थी आपके साथ। लेकिन आपका था कि मुजम्मिल इस पे पहले रिसर्च कर लें फिर बात करते हैं। लेकिन इट्स अ बिग नंबर, 42 अगर जहाज ईरान ने गिराए हैं, तो नेक्स्ट नेक्स्ट फेज के लिए अमेरिका अपनी जो एयर सुपर पावर है उसको सोचता होगा कि मेरे 42 जहाज तो पहले गिरा दिए।
हालांकि उनका कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। जी, जंग के पहले हफ्ते में आपको याद होगा 3 F-15 कुवैत में गिरे थे। हम्म। और बहुत ज्यादा उन दिनों चैनल और आप जैसे दोस्तों की मेहरबानी के फॉरेन सब चैनल ने मुझे कहा कि बताएं ये F-15 कैसे गिरे। अमेरिका तो कह रहा है ये फ्रेंडली फायर है। हम्म। और इतने महीने पहले और उस दिन हुआ था ना, मेरा कोई एक्सेस था ना मेरा कोई मैसेजेस मैं किसी से करता हूँ, मैंने उसी दिन कहा था कि ये फ्रेंडली फायर नहीं हो सकता। हम्म। लोगों ने कहा ईरान के पास तो सिस्टम ही कोई नहीं है डिफेंस। मैंने कहा ये बाद में बताएंगे कि भाई कैसे हुआ था, लेकिन फ्रेंडली फायर नहीं है। हम्म। लोगों ने कहा क्यों फ्रेंडली फायर नहीं है। मैंने कहा फ्रेंडली फायर एक हो सकता है कि भाई गलती, फॉग ऑफ वॉर है, पैनिक है, मिस आइडेंटिफिकेशन है, रॉन्ग डाटा या इंफॉर्मेशन इनपुट हो सकती है, कोई ट्रिगर हैप्पी बैठा हो सकता है कंट्रोलर जिसमें ये डिफेंस का उसने फायर कर दिया हो। तो हम्म। वो पॉसिबिलिटी है। मैं आपको व्यूअर्स को रिफ्रेश करता चलूं कि जब पहलगाम का हुआ था, आपको याद है अभिनंदन वाला वाकया, उस वक्त जब हमने अभिनंदन को यहाँ शूट किया था तो इंडिया ने अपना एक हेलीकॉप्टर शूट डाउन कर लिया था। वो फ्रेंडली फायर था। हम्म। ये होता है एनेबल्ट ऑफ पैनिक के अंदर। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि 3 F-15 फ्रेंडली फायर का निशाना नहीं बनते। हम्म। ओवर द टाइम फिर मैंने रिसर्च करना शुरू की, तो फिर बहुत सारा डाटा इकट्ठा किया और अभी भी मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। इसीलिए मैं जंप अप नहीं करता कंक्लूजन ऑफ। थैंक यू, आपने वो बात मान ली। मैंने कहा जब मैं कंक्लूड कर लूंगा तो आपके साथ एक स्पेशल प्रोग्राम कर लेंगे इसके ऊपर कि कैसे मारे। लेकिन ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए, बहुत बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि हम्म। मैं डाटा जिस तरह का इकट्ठा कर रहा हूँ वो लीड करेगा टू द कॉजेज। एंड ऑब्वियसली अमेरिका के लिए कहीं ज्यादा लर्निंग होनी चाहिए कि जिस अपने फ्लीट को वो इनविंसिबल समझ रहे थे वो हिट हुआ है। देखिए मैंने पहले भी कहा था, मैं डिटेल तो अभी इसलिए पहले से आपको बताया था नहीं शेयर कर सकता, जब F-35 हिट हुआ था, हिट होना सिर्फ, तबाह नहीं हुआ था, तो हम्म। मैंने ये कहा था कि हिट होना या तबाह होना मैं ज्यादा फर्क नहीं समझता। देखिए हिट टारगेट हो जाना इटसेल्फ इसका मतलब है कि मिसाइल आपका या वेपन आपका पहुंच गया वहां तक। अब हम्म। ये खुशकिस्मती पायलट की थी, डैमेज कम हुआ, स्किल पायलट की थी, एयरबेस को नजदीक था वहां उसने जहाज उतार दिया कामयाबी से। तो ये तो बाद की बात देखी जाएगी, लेकिन टारगेट कर लेना इट सेल्फ वॉज वेरी वेरी सरप्राइजिंग टू मी, एक बात, और वो भी F-35। और हम्म। फिर उन्होंने सीरीज कर दी हर तरह का, A-10 भी कर दिया, उसके अंदर F-15 भी आ गया, फिर हेलीकॉप्टर्स भी आ गए। जो लिस्ट आप बता रहे थे बिल्कुल ठीक है। तो ये एक आखिरी बात इसके ऊपर ये है कि देखिए अमेरिका के कोई 6,500 के करीब जहाज है उनके पास। ये 40 जहाजों से उसको नंबर वाइज फर्क नहीं पड़ता। ये वैसे ही है जैसे हिंदुस्तान के पास 900 जहाज था तो हमने 8 गिराए थे, तो इसका मतलब ये तो नहीं एयरफोर्स तबाह कर दी हमने, लेकिन हमने वो जोन खत्म किया था, वो एक कॉन्फिडेंस चेक कर दिया था। अमेरिका का भी यही हुआ है। अमेरिका का जब भी वॉर प्लानर्स एक स्ट्राइक प्लान करेंगे ईरान के अंदर, वो ए डोमिनेंस की एनवायरनमेंट के अंदर अब नहीं कर सकेंगे। ए डोमिनेंस ये होती है कि मेरा सुप्रीम कंट्रोल है हवा में, मुझे ना कोई चैलेंज है ना कोई थ्रेट है, मैं अपनी मर्जी से जाऊंगा, अपनी मर्जी का टारगेट, अपनी मर्जी का वक्त, अपनी मर्जी की ऑल्टीट्यूड, हाइट, वेपन, सब कुछ अपनी मर्जी करके मैं वापस आके लैंड कर दूंगा। ये होती है एयर डोमिनेंस। तो एयर डोमिनेंस तो फिर ना रही। जब आपकी एयर डोमिनेंस नहीं रहती तो आपके जो ऑपरेशंस होते हैं, एयर ऑपरेशंस आपने जो करने होते हैं, वॉर प्लानिंग करनी होती है, वो आपको हेजिटेशन में डाल देती है। यानी आप थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं कि अगर मैं 50 जहाज भेजूंगा तो शायद एक दो हिट हो जाए। तो फिर एक एलिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस ना सिर्फ प्लानर्स के जेन में बल्कि पायलट्स के जेन में भी आ जाता है कि कितना कॉन्शियसली उन्होंने उस एयर स्पेस के अंदर ऑपरेट करना है। तो ये न्यू फॉर्म ऑफ एयर वॉरफेयर हुई है अमेरिका के लिए, जो उन्होंने इतने सालों में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नहीं कभी देखी थी कि उनके भी हिट हो सकते हैं। अच्छा, एक ये है कि जैसे लास्ट टाइम सऊदी अरब ने कहा कि हम अपनी एयर स्पेस और एयर बेसिस अमेरिका को नहीं देंगे, फिर हमने ऐसी बात कतर से भी सुनी। तो अगर जीसीसी कंट्रीज अपनी नेक्स्ट वॉर में एयर स्पेस और एयर बेसिस अमेरिका को नहीं देते, फिर भी ईरान उनको हिट करेगा? नहीं देखिए जंग ने तो बहुत कुछ बदल दिया, मिलिटरीली नहीं सिर्फ बदला, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिकल अलायंसेस को कोलैबोरेशन मुल्कों के दरमियान इस तरह बदल दी कि इन्हीं अरब मुल्कों ने रियलाइज किया होगा कि हम तो दिहाइयों से ना सिर्फ इस बेसिस को सपोर्ट कर रहे थे ना, आई एम श्योर फंड भी कर रहे थे, एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन और के नाम पर करते थे, लेकिन उनको सेंस ऑफ प्रोटेक्शन बहुत थी कि हम अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम प्रोटेक्टेड भी हैं, इसका मतलब है। लेकिन अब उन्होंने लगा है उनको कि उन्होंने पार्टिसिपेट जरूर किया है, कोलैबोरेशन जरूर किया है, अलायंसेज एग्रीमेंट जरूर किए हैं, लेकिन सेंस ऑफ प्रोटेक्शन नहीं ले सके वो। और ये एक न्यू फाउंड रियलिज्म है। जब ये जंग बंद होगी तो आई एम श्योर कि ये तमाम ममालिक जो भी नेबरिंग ममालिक हैं वो रीअलाइन करेंगे अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी चैलेंजेस को, और वो जरूर ये सोचेंगे कि जिसको कहते हैं ना क्या खोया क्या पाया। तो आई थिंक ये दोबारा रीलाइन होंगी। हाँ, मैं क्वेश्चन मार्क हमेशा छोड़ जाता हूँ इस सवाल के जवाब में कि ये डिपेंड करेगा कि इन मुल्कों के अमेरिका के साथ ऑलरेडी अंडरस्टूड किस्म के बॉन्डेज कितनी है, ऑब्लिगेशंस कितनी है, स्टेक्स कितने हैं। उस पे फैसला होगा कि ये अमेरिका से आजाद कंप्लीटली होकर निकलेंगे, पार्शल निकलेंगे, या ऑल टुगेदर जैसे आपने कहा कि एयर स्पेस डिनाइल करके बिल्कुल ऑपोजिट कर देंगे कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे।
कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो मैं देखूंगा, तो फिर मैं बेहतर कमेंट नहीं, करूंगा। मैं ये सिनेरियो, जैसे आपने नेक्स्ट फेज, कहते हैं एग्रीमेंट नहीं होता, गैप्स नजर आ रहे हैं हमें यूरेनियम पे। आपने कहा कि उन्होंने पहले 8 टन दिया तो 2 जंगें उनके ऊपर आ गई हैं, तो आप क्यों दें वो? ये देने से, जैसे यूक्रेन ने अपना सारा न्यूक्लियर दे दिया, तो यूक्रेन कोई सेफ तो नहीं हुआ उसके बाद। अब दुनिया में तो ये 2 केस स्टडीज आ गई कि अगर आप अपना न्यूक्लियर, इवन कजाफी ने भी दिया तो कजाफी को उसके बाद सेफ तो नहीं हो गया। तो जिन मुल्कों के पास भी अपना थोड़ा बहुत न्यूक्लियर प्रोग्राम है, अगर वो उसे फॉरगिव करते हैं, तो केस स्टडी तो ये है कि उसके बाद वो सेफ नहीं होते। बल्कि पाकिस्तान की केस स्टडी है कि अगर आप उसको बना लेते हैं, आप उसको कर लेते हैं, तो आप सेफ हो जाते हैं। तो अगर ईरान नहीं देता और एग्रीमेंट नहीं होता, और एक, आप कहते हैं छोटी मोटी लड़ाई कोई फेस सेविंग के लिए करनी ही पड़ जाती है अमेरिका को, तो अगर ये जीसीसी कंट्रीज कहते हैं कि हम नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, तो क्या ईरान फिर इनको फिर भी हिट करेगा? नहीं, मैं ईरान के बिहाफ पे तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये तो डिपेंड करेगा कि वो इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं हम्म। मैनिफेस्ट किस तरह करते हैं, वो आया कर सकते हैं या सिर्फ एक जिसको कहते हैं ना, कहना चाहिए कि उसूली स्टैंड है। लेकिन अमेरिका बहुत सारे मुल्कों का मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि कितने मुल्कों को वॉयलेट किया है लास्ट उसने प्रीवियस टाइम्स के अंदर, जिन्होंने कंडेम किया उससे आगे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे जनाब, हमारी एयर स्पेस क्यों यूज किया, तो प्रोटेस्ट से आगे वो कुछ नहीं कर सके। रिसेंट वॉर्स में भी, पिछली जून 2025 में भी यही हुआ था। आया जॉर्डन के, इराक और सीरिया, इनकी एयर स्पेस के बगैर ये हमले हो सकते हैं ईरान तक? अगर कोई इसराइल से उड़े जहाज तो आ सकता है कोई। तो फिर हुई एयर स्पेस की नहीं यूज हुई? आप हुकूमत से उनसे पूछें कि आपने अलाउ किया था, वो कहेंगे हमने तो अलाउ नहीं किया, हम तो कंडेम करेंगे इसको। तो हम्म। कंडेम करना एक और चीज होती है, ना करना एक और चीज होती है, मैनिफेस्ट करना एक और चीज ऑल टुगेदर होती है। तो मैनिफेस्टेशन की तरफ मैं आपका इशारा, मैं उसकी तरफ आपको ले जाना चाहता हूं कि मुझे मैनिफेस्टेशन का बताएं। कंडेम करना और असूली तौर पर कहना जी नहीं करने देंगे, और साथ ही कह देना कि बहुत बुरा हुआ। कंडेम तो हम भी हम सब कर सकते थे। 6 और 7 मई की दरमियानी रात 85 जहाज आए थे, आप बैठे रहते, हमला कर लेते, अगले दिन यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन, सलामती काउंसिल में रेजोल्यूशन पास करवा लेते, ओआईसी का इजलास बुला लेते इमरजेंसी का। हमने हम्म। तो बेफिटिंग जवाब दिया। आप कर क्या सकते हैं? हमने मैनिफेस्ट किया कि न्यू नॉर्मल नहीं बनने देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सबको पता लग गया कि ये वो मुल्क है जो सॉवरेन है और नो नॉनसेंस टाइप मुल्क है ये। तो अब बाकी ममालिक अगर मैनिफेस्ट कर पकेंगे, जिस तरह मैंने पाकिस्तान की एग्जांपल किया कि इतना रिजॉल्व है इस लेवल का, तो फिर दुनिया आपकी बात मानती है। लेकिन अगर आपने बाद में सिर्फ कंडेम करना है कि एयर पैसेज क्यों यूज किया, बहुत बुरी बात है, तो रेस्ट इज जस्ट अ तो हमारे स्टोरी। लिए एक प्रॉब्लम ना, अगर वो सऊदी अरब पर हमला करेंगे तो हमें रिस्पॉन्ड बैक करना पड़ेगा। डिपेंड करता है, जब तक डिटेल्स नहीं आती मुजम्मिल साहब, हम एज्यूम कर सकते हैं कि कहां तक हमारा डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, क्या रिजॉल्व है, कितनी कोलैबोरेशन है, क्योंकि डिफेंस एग्रीमेंट हमें बताया नहीं गया। तो जाहिर है हम अभी नहीं कर तो सकते कि वो क्या उसके उसके सर्कमस्टांसेस हैं। उसके एक ही लाइन है, सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला। ये तो बताई गई है ना, ये काफी नहीं? नहीं, लेकिन पाकिस्तान पर हमले रोज नहीं हो रहे अफगानिस्तान से नहीं हो रहे रोजाना पर तो हमने फिर सऊदी। बस बस हो, फिर पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। ठीक। आप अफगानिस्तान पर आगे क्या देख रहे हैं? हमें मजीद न्यू नॉर्मल वहां सेट करना पड़ेगा अफगानिस्तान पर, क्योंकि पिछले दिनों बहुत सुइसाइड अटैक्स भी हुए। और जी, कुछ लोगों ने कंटिन्यू मुझे मुझे कुछ लोगों ने कहा कि अब तो शायद मुसाद भी वहां के बैठ गई है, कि हमने, क्योंकि हमने इसराइल का बड़ा प्लान नाकाम बनाया है। जी, मेरा ख्याल है श्योर बैठ गई होगी, शायद नहीं। हम्म। इसलिए कि ये कनेवेंस बड़ी वो बहुत स्ट्रांग हुई है, और आपने देखा 26 फरवरी इसी साल प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां थे और 28 को ईरान पर हमला हो गया था। हम्म। तो चाबहार पोर्ट पर हमले नहीं हुए, तो फिर हमें दौर दो चार करने में ज्यादा देर तो नहीं लगती ना, कि वहां पे उनके है नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, अफगानिस्तान के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। और जाहिर है वो कनेवन से चाहते हैं कि पाकिस्तान को वेस्टवर्ड पुल किया जाए। ईस्टवर्ड उन्होंने करके देख लिया, और वेस्टवर्ड सिर्फ प्रॉक्सी के जरिए हो सकता है। और मैं आज नहीं कहा, मैं मई 2025 में जब सीज फायर हुआ था, तो बहुत सारी चैनल्स पर मुझसे पूछा गया था कि वे फॉरवर्ड किया, तो मैंने कहा प्रॉक्सी इंडिया शुरू करेगा, और वो भी वेस्ट से शुरू करेगा, अफगानिस्तान से। ताकि वो हमें चाहेगा कि डिस्ट्रैक्ट रखे हमें मिलिटरीली भी, इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमन लॉसेस और विल टू फाइट, वो हमारी कॉम्प्रोमाइज कर चाहेगा कि हो, जो कि इंशाल्लाह नहीं होगी। लेकिन बिल्कुल इसराइल डेफिनेटली होगा, और हमें एक शायद कंटिन्यूसली रिविजिट करते रहना पड़े मजबूरन। जैसे मैंने पहले भी कहा कि वॉर ऑफ चॉइस ना हमारी ईस्टर्न तरफ थी जब हमने हमला रोका था, ना हमारी वेस्टर्न है। हम तो सिर्फ अपनी सॉवरेनिटी को ब्रीच होने का किसी तरह लेट गो नहीं करने देना चाहते, और किसी भी मुल्क को न्यू नॉर्मल नहीं बनने देना चाहते। और वो अफगानिस्तान की तरफ भी, जैसे मैंने कहा, प्रॉक्सी की लिमिटेशन ये होती है कि उसके टाइमिंग्स नहीं होते, क्लियर विंडो नहीं होती कि इस दौरान जंग हुई, 4 दिन के बाद सीज फायर हो गया, उसको खत्म हो गया, ये इस तरह नहीं होती। ये ऑनगोइंग होती है, ऑब्वियसली, जैसे मैंने कहा सिमेट्रिक होती है, और इसकी टाइमिंग्स, इंटेंसिटी,
प्लेस ऑफ वेपन्स या टारगेटिंग, वो क्योंकि टेररिस्ट के पास होती है, तो आपको कंटिन्यूसली एक सर्वेलेंस भी रखनी पड़ती है और टारगेटिंग भी करनी पड़ती थैंक यू वेरी मच शीशी साहब, हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेयर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। है।